जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण। जब हम व्यापारिक बैंक हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, जब से ही हम साख निर्माण के बारे में समझते आ रहे हैं। मतलब कि इस टॉपिक पर चर्चा करते आ रहे हैं कि ये हम आगे समझेंगे। तो फाइनली इसी पर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। साख निर्माण का अर्थ। सबसे पहले मैं पहले से भी आपको ये बताता आ रहा हूँ कि साख निर्माण क्या होता है। जब व्यापारिक बैंकें लोगों से जमा स्वीकार करती हैं और इन जमाओं को ऋण के रूप में अन्य लोगों को दे दिया जाता है, इससे लोगों का जो धन होता है उनके खातों में तो अंकित रहता है। जैसे आप क्या करेंगे, आप अपने जो पैसा है, अधिक पैसा यदि आपके पास बचत आप करना चाहते हैं, आप बैंक में क्या करेंगे, खाता खुलवाएंगे और पैसे को जमा कर देंगे। लेकिन ये आपके खाते में सिर्फ क्या रहता है, अंकित रहता है, लेकिन उसका प्रयोग दूसरी जगह होता है। ऐसी अवस्था में धन का जो सृजन रहता है, जिससे मूलधन में वृद्धि होती है। क्या होने लगता है कि आप अपने पैसे को बैंक में जमा कर देंगे, बैंक उस पैसे को क्या करेगा, लोन के रूप में किसी और व्यक्ति को दे देगा। इससे धन का सृजन होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम साख निर्माण कहते हैं। अब ये दो प्रकार से की जाती है। ये जो कार्य है बैंकों के द्वारा दो तरीके से किया जाता है। पहला तो कागजी मुद्रा का निर्गमन करके साख का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये जो कार्य है ये 19वीं शताब्दी से पहले ये सभी बैंकें कर सकती थी। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया है, उसके इम्पोर्टेंट मैंने नोट्स लिख लिए हैं। वर्तमान में नोट्स निर्गमन का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को दे दिया गया है। जैसे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कागजी मुद्रा जो होती है, जो कागज के नोट होते हैं, वो केवल RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही निर्गमित किए जाते हैं। तो साख निर्माण का कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा ही होता है। कौन से, कागजी मुद्रा का निर्गमन करके साख का निर्माण। ठीक है, अभी हम व्यापारिक बैंकों पर भी आएंगे तो उसका साख निर्माण अलग है, इसका अलग है। तो केंद्रीय बैंक कागजी मुद्रा के पीछे क्या करती है, 100% धात्विक आड़ नहीं रखती है। अब ये क्या हो गया, जब 19वीं शताब्दी में सभी बैंकें नोटों का निर्गमन करती थीं, तो वो क्या करती थीं, जितने भी मूल्य के नोटों का निर्गमन करना है उतनी धात्विक आड़ अपने पास रखती थी। अब धात्विक आड़ यहाँ पर क्या है, धात्विक आड़ क्या होती है, जैसे मान लीजिए बाजार में 10-10 रुपए के क्या करना है, 1 लाख नोट छापना है। अब 10 रुपए के 1 लाख नोट छापेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए टोटल बाजार में भेजना है। मतलब टोटल 10 लाख के नोट छापने हैं। हम साधारण सा उदाहरण ले लें, 1000 रुपए के नोट, 1000 मूल्य के 10-10 रुपए के यदि नोट छापें तो कितने नोट छपेंगे, 100। अब ये जो 100 नोट हैं, 100 नोट 10-10 रुपए के बाजार में जारी करना है बैंक को। लेकिन इसके पीछे क्या करना पड़ेगा, धात्विक आड़ पहले बैंक रखती थी। अब धात्विक आड़ क्या होती थी, मतलब कि 1000 रुपए का जैसे सोना खरीद कर अपने पास रख लिया, 1000 रुपए के नोट छाप दिए और सोना खरीद कर, उन्हीं नोटों का सोना खरीद कर बाजार से सोना खरीदा और वो अपने पास रख लिया। 1000 मूल्य का सोना रख लिया। अब 1000 रुपए के जो नए नोट थे वो कहाँ पहुँच गए हैं, फिर बाजार में। उनसे क्या होने लगेगा, लेन देन होने लगेगा, उत्पादकीय कार्य होने लगेंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था चलती थी। अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, नोट छापती है। तो अब इसके लिए क्या नहीं करना पड़ता, ये धात्विक आड़, जैसे कि पहले 1 लाख रुपए के नोट छापने हैं तो बैंक क्या करेगी, 1 लाख रुपए का सोना खरीद कर अपने पास रख लेती है। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं किया जाता, केवल कुछ प्रतिशत धात्विक आड़ रखी जाती है। बाकी जैसे मान लीजिए 100%, जैसे 1 लाख रुपए का क्या करना है, नोटों का निर्गमन करना है। 1 लाख में से अब मान लीजिए 10,000 रुपये का क्या करती है, धात्विक आड़ रख लेती है बैंक। और बाकी जो 90,000 हैं उनसे क्या करेगी, उनसे दूसरी कंपनियों की, जैसे दूसरी बैंकों की, जैसे अब RBI बैंकों का बैंक है, तो जितनी भी छोटी छोटी बैंक हैं, इसके नीचे जो बैंक हैं उनकी प्रतिभूतियाँ या उनके शेयर खरीद कर अपने पास रख लेगी 90,000 के। अब ये शेयर इसने खरीद कर अपने पास रखे हुए हैं तो इन पर इसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा।
पैसा बैंकों के पास पहुंच गया, इसके पास ब्याज आता रहेगा, तो इससे क्या होने लगा है, साख का निर्माण। मतलब 1 लाख रुपए के तो इसने नोट छापे, अब 10% का इसने सोना खरीद के रख लिया, तो इससे साख का निर्माण तो नहीं हुआ है। लेकिन मुद्रा के एक अंश के पीछे धात्विक आड़ रखता है तथा शेष कागजी मुद्रा के पीछे केवल प्रतिभूतियों की आड़ रखी जाती है, इससे क्या होने लगता है, साख का निर्माण होने लगता है। मतलब पैसे से पैसा बनने लगता है, पैसे से पैसा जो बनता है बस उसी को हम साख का निर्माण कहते हैं। ये हो गया रिजर्व बैंक के द्वारा जो कार्य किया जाता है, या हम ये कहें कि कागजी मुद्रा का निर्गमन करके साख का निर्माण किया जाता है। अब आगे यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, आगे हम ये व्यापारिक बैंकों के द्वारा समझते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, व्यापारिक बैंक किस प्रकार से करती हैं। देखिए, व्यापारिक बैंकें जो होती हैं वो लोगों से जमाएं स्वीकार करती हैं और उन जमाओं को क्या करती हैं, दूसरे जो व्यापारी होते हैं जिन्हें अधिक पैसे की आवश्यकता होती है उन्हें लोन के रूप में उपलब्ध करा देती हैं। तो उनसे बैंक को ब्याज मिलता है और बैंक आपको ब्याज देती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। देखिए, टॉपिक क्या है, प्रारंभिक निक्षेपों तथा व्युत्पन्न निक्षेपों के द्वारा साख का निर्माण। ये कार्य किया जाता है व्यापारिक बैंकों के द्वारा। अब ये सभी व्यापारिक बैंकें करती हैं, तो प्रारंभिक निक्षेप क्या होते हैं और व्युत्पन्न निक्षेप क्या होते हैं, इन्हें भी हमें समझना होगा। चलिए समझते हैं। देखिए, आम लोगों के द्वारा अपनी जो बचतें होती हैं, जैसे कि वो बचत खातों में, आवर्ती खातों में, सावधि जमा खातों में, जितने भी बचत खाते होते हैं सभी में जमा करती हैं। तो जमा खातों में वास्तविक मुद्रा जो बैंक में जमा की जाती है, वास्तविक मुद्रा मतलब कि जो हम लोग जाके बैंक में जमा करते हैं अपनी बचत के तौर पर। जैसे आपको मंथली सैलरी मिलेगी, जितना आपका खर्च होगा वो आप खर्च में लेंगे और बाकी सेविंग के रूप में बैंक में जमा कर देंगे। तो ये क्या होगी, प्रारंभिक बचत होगी जो आपने बैंक में जाके वास्तविक रूप में जमा की है। इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक जमा या फिर प्रारंभिक निक्षेप। इसके बाद अब बैंक इस पैसे का क्या करेगी, जो हमने बैंक के पास जमा कर दिया है, बैंक इस पैसे को लोन के रूप में दूसरे व्यक्तियों को दे देगी जिन्हें उसकी आवश्यकता है, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है। अब तो उस व्यक्ति का या तो पहले से अपना बचत खाता होगा या फिर सेविंग अकाउंट होगा। तो यदि सेविंग अकाउंट नहीं होगा या फिर करंट अकाउंट नहीं होगा तो फिर बैंक क्या करेगी, उस व्यक्ति का नया बचत खाता खोलेगी, या फिर जो भी खाता वह चाहता है, जैसे चालू खाता चाहता है या फिर बचत खाता चाहता है, उस खाते को ओपन करेगी और उसमें ये जो पैसा हमने वास्तविक रूप में जमा किया था ये बैंक के पास है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया है, लोन लिया है। लोन लिया है मतलब कि बैंक उसको पैसा दे रही है। बैंक उसको पैसा दे तो रही है लेकिन वो किस में जमा करेगी, जो उसने नया खाता है या जो उसका पहले से खाता है। अब यहाँ पर हमने हमारे बचत खाते में जमा किया था, इधर बैंक उसके बचत खाते में जमा कर रही है। तो ये हमारी जमाओं से, मतलब जो पैसा हमने जमा किया है बैंक के पास उसी पैसे से उसके खाते में क्रेडिट किया जा रहा है। तो ये हमारे पैसे के कारण उत्पन्न हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है। इसलिए इस प्रकार की जो जमाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न निक्षेप। आम लोगों से प्राप्त बचतों या जमाओं को जब बैंक ग्राहकों को ऋण देकर उनके खाते में ऋण की राशि जमा कर देती है तो इस प्रकार की जमाओं को व्युत्पन्न जमाएं कहते हैं। अब देखिए, यहीं से क्या हो जाता है, बैंकों के द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किस प्रकार से प्रारंभ हो जाती है, इसके लिए क्या किया जाता है, एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वो फॉर्मूला भी आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से होता है कि जो टोटल साख निर्माण होता है, अब साख निर्माण के लिए जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से होता है, जितनी भी जमाएं हैं क्या होंगी, कुल जमाएं, मान लीजिए ये जमा और इसको इंटू कर देते हैं 1/SLR। SLR क्या होता है, SLR को हम आगे समझेंगे। ये एक प्रकार से क्या होता है, जो पैसा हमने जमा किया है बैंक को इसमें से कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। अपने पास मतलब कि इसको वैसे बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात ये क्या होता है, ये वह पैसा होता है। अब मान लीजिए जैसे आपका पैसा बैंक में जमा है, आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक से निकालने के लिए जाएंगे, बैंक से निकालेंगे तो बैंक के पास पैसा होगा तभी देगा। अब इसीलिए बैंक क्या करती है, जो भी जमा है, मान लीजिए ये 1000 जमा या 1 लाख जमाएं बैंक के पास आती हैं,
तो बैंक इसमें से कुछ पैसा अपने पास रखेगा। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा हुए हैं दिन भर में, तो वह 20,000 मान के चले अपने पास रख लेता है और 80,000 का क्या करेगा, वह लोन दे देगा। तो जैसे अब किसी व्यक्ति को ज़रूरत है 1,000 रुपये की, तो बैंक के पास जैसे आपको ज़रूरत होती है तो आप निकालने के लिए जाते हो, और जिस व्यक्ति के पास पैसा आते हैं वो जमा करने के लिए जाते हैं। तो हर दिन बैंकों में करोड़ों का इस प्रकार का व्यापार होता है कि कई सारा जो अमाउंट है, जो राशि है, वह जमा होती है और कई सारी निकाली जाती है। तो जितनी भी जमा होती है उसका कुछ प्रतिशत, जो प्रतिशत रखा जाता है उसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। जो रोज़मर्रा की उसकी लेनदारियां हैं या देनदारियां हैं, मतलब कि जो भी उसके ग्राहक हैं जो पैसा निकालना चाहते हैं उन्हें देने के लिए कुछ पैसा अपने पास रखती है, उसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। इसे हम आगे चल के विस्तार पूर्वक समझेंगे, अभी हमें सिर्फ फॉर्मूला समझ लेना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, साख निर्माण का इनका अपना फॉर्मूला रहता है, इसी पर वे निर्धारित करते हैं। अब मान लीजिए ये वैधानिक तरलता अनुपात 20% है, मतलब टोटल जितनी जमाएं हुई हैं उसका 20% उनको अपने पास रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएंगी कुल जमा और गुणा में 1/20%। अब ये 20% जो है इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए 1,000 रुपये जमा करते हैं। अब चलें हम प्रक्रिया समझते हैं, आगे चल के मैंने पूरा कर लिया है। तो इसको किस प्रकार से हमें लिखना है या सॉल्व करना है ये देख लें। जैसे मान लीजिए 1,000 कुल जमाएं हुई हैं, तो 1,000 का इसका साख निर्माण कितना होगा, यानी ये पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा। पैसे से पैसे का निर्माण करना है तो इससे कितना पैसा बन जाएगा, उसके लिए फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। अब क्या करेंगे, जमा है 1,000, गुणा कर देते हैं 1/20%, इसको अपने पास रखना है। अब 20% का क्या करेंगे, ये आगे बढ़ाएंगे हम, यदि इसको सॉल्व करते हैं पूरा तो 1,000 ये गुणा में हो जाएगा 1/20, और ये प्रतिशत है इसको भी हम यदि फैलाते हैं तो ये नीचे 100 में हो जाता है, बटे में। तो अब इसके नीचे ये 100 आ रहा है तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, फिर गुणा में पहुँच जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा 1,000 × 1/20 × 100। अब इसको हम यदि काटा पीटी कर दें हर जगह, या फिर 20 से 100 को काट दें तो 5 बार कटता है। 5 बार में फिर ये 1,000 का गुणा हो जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 5,000। पूरा सॉल्व करेंगे आप इसको तो 5,000 ये निकल के आएगा। अब इनका फॉर्मूला जो है, अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जो 1,000 रुपये कुल जमाएं बैंक के पास हुई हैं, इस राशि से वह 5,000 रुपये तक का साख निर्माण कर सकता है, साख उत्पन्न कर सकता है, या फिर पैसे का निर्माण कर सकता है। मतलब आप 1,000 रुपये बैंक को दोगे तो बैंक क्या करेगा, उस 1,000 से 5,000 रुपये निर्मित कर लेगा, उसी को बोलते हैं साख निर्माण। अब ये होता किस प्रकार से है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये जो मैंने तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसी प्रकार से परीक्षा में लिखेंगे तो भी आपको अंक अच्छे मिलेंगे और समझने के लिए भी अच्छा है। सबसे पहले व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण किस प्रकार से होता है, तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण करने के लिए अपने पास कुल जमा धन राशि में से, जो हमने पीछे समझ लिया है, नगद रूप में रख ली जाती है तथा शेष धनराशि को ऋण के तौर पर लोगों में जिनको आवश्यकता होती है उसे बांट दिया जाता है, तथा शेष धनराशि को ऋण पर बांटकर साख निर्माण का कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण हम जैसे लें, ये हमें जो उदाहरण हम समझ रहे हैं इसे हमें लिखित तौर पर भी परीक्षा में लिखना है। यदि परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो लिखित में भी करना है कि मान लीजिए कोई बैंक है जिसके पास प्रारंभिक जमा 1,000 रुपये है तथा वह 20% राशि नगद रूप में रखकर शेष राशि ऋण पर बांट देती है, तो व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इस साख निर्माण को प्राप्त करने के लिए व्यापारिक बैंकों के द्वारा निम्न सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो सूत्र है जो हमने पहले समझ लिया है, ये यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद जो उदाहरण है उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके जो बैंक है उसकी बैलेंस शीट दिखाएंगे तो और अच्छा इफेक्ट पड़ता है हमारे आंसर पर। अब जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 1,000 रुपये जमाएँ हैं, जो कुल जमा यहाँ पर ली है, इसको सूत्र में हम बिठाएंगे 1/20% का भी हमें मुख्य ध्यान रखना है। इसके बाद प्रतिशत को हल करेंगे तो 1/20/100 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत को तोड़ेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या रहता है, इंटू 1/100। ठीक है, तो ये 100 नीचे आ जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे पीछे हमने समझ लिया है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा।
और काट पीट कर कितना आ जाएगा ये 5,000। तो इसका कुल क्या होगा, साख का निर्माण होगा। अब मतलब जो 1,000 रुपये बैंक के पास जमा है, बैंक इसमें से इतने व्यक्तियों तक लोन बांटेगा जब तक कि 5,000 रुपये की साख निर्मित ना हो जाए। अब ये समझते हम किस प्रकार से हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बैलेंस शीट ले ली है। बैलेंस शीट मतलब कि मान लीजिए आपने बैंक के पास जमा किया कितना, 1,000 रुपये। तो ये तो बैंक की देनदारी हो गई, किसको, आपके लिए, कि बैंक को आपको इतने रुपए लौटाने हैं या देने हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना है, यहाँ पर 20% हम उदाहरण ले रहे हैं कि 20% बैंक अपने पास बचा के रखेगी और शेष का क्या करेगी, लोन के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में क्रेडिट कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। तो 1,000 में से हम 20% कब कर दें, 20% कितना होगा 1,000 का, 1,000 का 20% जो होगा वह निकल के आएगा 200 रुपये। अब 200 रुपये जो निकल के आया है इसको 1,000 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 800। यानी कि 200 रुपये तो वह अपने पास रखेगी कि यदि जो जिस व्यक्ति ने जमा किए हैं वो व्यक्ति यदि मांगने जाता है तो 200 रुपये से वह दे सकता है। अब ये 200 रुपये यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, इसका भी कारण क्या होता है। कारण जैसे देखिए, जैसे पिछले हमने जब सेविंग अकाउंट समझा, बचत खाता समझा, तो उसमें हमने एक चीज़ ध्यान से पढ़ी हुई है, क्या, कि एक निश्चित सीमा तक आप राशि एक दिन में निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही सिचुएशन लागू होती है। बैंक को ये मालूम रहता है कि उसके पास कितने खाते हैं और कितने खाते कितने प्रतिशत राशि एक दिन में निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए भले ही आपके खाते में 1,00,000 रुपये है और आपकी डेली लिमिट है कि आप सिर्फ 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, तो आप अपने खाते से 10,000 रुपये ही निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। उससे ज़्यादा यदि आपको एक दिन में निकालना है तो फिर बैंक को पहले से क्या देनी पड़ती है, सूचना देनी पड़ती है कि इतनी तारीख को मुझे इतने रुपए निकालना है। ठीक है, तो बैंक के पास सारा सिस्टम रहता है, उसके पास जो सिस्टम रहता है उसे मालूम चल जाता है कि एक दिन में, जैसे मेरे पास इतने खाते हैं, इतने खाते में से एक दिन में एक व्यक्ति कितना रुपए निकाल सकता है, तो कितने रुपए की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, उतना पैसा वह अपने पास रखता है। अब मान लीजिए 1,000 जमा है और उसे मालूम चल जाता है कि 200 रुपये तक की मांग दिन भर में हो सकती है, तो 200 रुपये वह अपने पास रखेगा, बाकी 800 रुपये का क्या करेगा, लोन के रूप में वितरण कर देगा। अब जिस व्यक्ति को दिया है उसके सेविंग अकाउंट में कितने जमा कर दिए, 800 रुपये। ठीक है, ये भी उसी बैंक के पास हैं। अब 800 रुपये उसने वहाँ पर भी दिखा दिए, किसको दे दिए क्रेडिट, उस व्यक्ति के खाते में जिसने लोन लिया है। अब वो व्यक्ति यदि ये डिसाइड करता है कि मुझे दिन भर में, एक दिन में कितना निकालना है, अब उसकी भी यदि वो लिमिट सेट करता है कि मुझे भी सिर्फ 10,000 या फिर ये कहूँ कि 200 रुपये ही उसको निकालना है, या फिर ये समझ लें हम कि 20% वो भी लिमिट रख लेता है। अब ये बैंक के द्वारा ही निर्धारित होता है। भाई बैंक यदि आपको ज़्यादा पैसे निकालना है तो पहले बैंक को बोलना पड़ेगा, तो वो इसके लिए राज़ी हो जाता है। तो अब ये भी किस कंडीशन में आ गया कि आप 20% की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, 20% की मांग मेरे पास आ सकती है। तो बैंक फिर से 800 रुपये का 20% निकालेगा, कितना होगा, 800 रुपये का 20% निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 160। यानी 800 में से 160 रुपये वह अपने पास रखेगा कैश के रूप में, और जो बचेंगे 640 रुपये उसको क्या कर देगा, किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में वितरण कर देगा। अब ये लोन के रूप में 640 जो बचे हुए हैं वो क्या कर देगा, किसी और व्यक्ति को लोन देगा। अब इसका 20% वह अपने पास रखेगा, इसका 20% निकालेंगे तो 128 रुपये होगा, और शेष जो बचेगा उसको फिर से लोन के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक यहाँ की जो राशि है, कौन सी राशि, क्रेडिट राशि, उसकी कितनी ना हो जाए, 5,000 रुपये ना हो जाए। क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से कितना होना चाहिए, जो अनुपात हमने इस फॉर्मूले के द्वारा जो ज्ञात किया है, कौन सा ये फॉर्मूला यूज करती है हर बैंक, कोई भी जो व्यापारिक बैंक है साख निर्माण में ये फॉर्मूला प्रयोग करती है। तो इस फॉर्मूले से 1,000 रुपये की जमाओं पर कितना साख निर्माण हो रहा है, 5,000 का। जब तक ये राशि 5,000 नहीं होगी तब तक लोन का वितरण करती रहेगी। इस प्रकार से क्रेडिट होता रहेगा और वह अपनी आवश्यकता अनुसार SLR बचा के रखेगी, और SLR के बाद जो राशि बचती है उसको क्रेडिट के रूप में बांटती रहती है।
अब इससे क्या हो जाता है, साख का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार से, आपने 1000 रुपये जमा किए, आपने नहीं निकाला तो वो आपके खाते में जमा है। जिस व्यक्ति ने लोन लिया 800 रुपये का, उसने भी नहीं निकाला तो वो भी जमा है। अब वो प्रयोग कर ले तो भी उसको बैंक को लौटाना है, और नहीं करेगा तो भी लौटाना है। इसके बाद जो 640 रुपये दिए, उसने भी यदि प्रयोग कर लिया है तो भी लौटाना है, नहीं किया है तो भी उसके खाते में क्रेडिट है। अब ये जो क्रेडिट है इसको यदि आप जोड़ें तो कितना हो गया है, 1000 आपका, 800 रुपये दूसरे व्यक्ति का जिसने लोन लिया है, और 640 रुपये तीसरे व्यक्ति का जिसने लोन लिया है। इसको हम जोड़ के देखेंगे तो सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। ये सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, मतलब कि कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 2440 रुपये। 3 व्यक्तियों तक कितना हो गया है, 2440 रुपये। होना कितना है, 5000 रुपये। मतलब अभी ये जो 640 रुपये बचे हैं, इसका क्या कर दे और अगले व्यक्ति को लोन दे। इसमें से कितना बचा लिया, 128 रुपये बचा लिया। अब 512 रुपये बचा, तो 512 रुपये अगले व्यक्ति को लोन दे दिया यहाँ पर, और इसमें से 20% निकाल लेगा तो वो कैश के रूप में रखेगा। यदि इस व्यक्ति को ज़रूरत होगी तो वो एक दिन में निकाल सकता है और उसका काम में ले सकता है। बाकी के पैसे को बैंक क्या कर देती है, लोन दे देती है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए 1000 रुपये जमा हुए थे, लेकिन बैंक के पास कुल जमाएँ कितनी हो गई हैं, 2440 रुपये। मतलब कि 1000 से 1.5 गुना तक उसने अभी कर लिया है, सिर्फ 3 व्यक्तियों को लोन देकर। अब है कितना यहाँ पर, 1000, और 100 कितना हो रहा है बैंक के पास, 2440। तो यहाँ पर क्या हुआ, पैसे से पैसे का निर्माण हो गया। इसी को बोलते हैं हम साख निर्माण। तो जब परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाता है कि साख निर्माण क्या है, तो इस प्रकार से एक सेंटेंस हमें लिखना है, हमारा फॉर्मूला दिखाना है। इसके बाद 2-3 बैलेंस शीट में आप ये करके क्या कर सकते हो, उसका जो है विवरण दे सकते हो, जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा लगने लगेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको क्लियर हो गया है, और नहीं हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम एक बार फिर से चर्चा कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।